गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर की तरफ से। अभी तक हमने अलग अलग तरह के डेटाबेस मॉडल्स पढ़े थे और ये भी कि स्टार्टिंग जो डेटाबेस मॉडल जिसे हम कह सकते हैं वो था एक्चुअली फाइल सिस्टम से हम पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उन सब के बीच का बेसिक डिफरेंस और साथ के साथ इसी के बेस पे डेटाबेस की हिस्ट्री जो कैसे टाइम के साथ एवोल्यूट हुई थी। अब यहाँ पे एक बात जो मैं आप लोगों से अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने जो जितने भी मॉडल्स के एक साथ बनाए सब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इनके ऊपर हम इंडिविजुअल वीडियोस बना चुके हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो अगर आप डिटेल में इनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे केवल हम उनको शॉर्ट में जो है डिस्कस करेंगे। अब शुरुआत करते हैं सबसे स्टार्टिंग में 1960s में जो डेटाबेस कंसेप्ट आया था या फिर जो डेटा स्टोरेज कंसेप्ट आया था वो कहलाता था फाइल सिस्टम। अगर उसको शॉर्ट में समझे तो उस समय मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क बनना शुरू हुई ही थी। पहले टेप आती थी, अगर आप में से किसी को ध्यान हो तो पहले के टाइम पे कैसेट प्लेयर में एक छोटी सी कैसेट लगती थी, वो मैग्नेटिक टेप सिस्टम पे काम करती थी। तो और उसके बाद में सीडी ड्राइव्स आना शुरू हुई तो उन्हें हार्ड डिस्क बोला जाने लगा। हम समझते हैं हार्ड डिस्क का मतलब जो कंप्यूटर लैपटॉप में लगती है वो तो है ही है, बट हार्ड डिस्क का मतलब कि सॉफ्ट टेप के बजाय एक प्रॉपर सॉलिड टाइप की डिस्क, इसे हार्ड डिस्क कहा जाने लगा। तो हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स आने के बाद में डेटा को स्टोर करना थोड़ा आसान हो गया। कंप्यूटर में अलग अलग फाइल्स बनाई जाती थी। फाइल्स में बता चुका हूँ, छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें हम फाइल्स बोलते हैं। कंप्यूटर उन्हें मेमोरी ब्लॉक्स की तरह कंसिडर करता है। तो अलग कोई भी डेटा अलग अलग फाइल्स में स्टोर करके रखना पड़ता था। अब चूंकि ये अलग अलग जगह स्टोर हो रहा है, एक साथ जाके स्टोर नहीं होता, तो इन तीनों फाइलों का एड्रेस हार्ड डिस्क में कहाँ पर है इसके लिए अलग से एक इंडेक्स फाइल बनती थी जिसमें ये एड्रेस होता था कि F1 फाइल हार्ड डिस्क में यहाँ पड़ी है, F2 यहाँ पड़ी है, F3 यहाँ पड़ी है। और इसके लिए हमें इंडेक्स फाइल का एड्रेस खुद याद रखना होता था मैन्युअली, या फिर आप पेपर पे राइट डाउन करके लिख सकते थे कि यार इस वाले एड्रेस को टाइप करने से। और ये एड्रेस होता क्या था, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या फिर नाम डायरेक्ट फाइल का, उससे हम सर्च कर सकते थे। तो ये फाइल सिस्टम था। अब डायरेक्ट पता लग रहा है कि सारा डेटा ही टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह सेव है, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस था। तो शॉर्ट में अगर डिस्कस करें तो नो इंटरलिंकिंग, इन सारे डेटाबेस के इन सारे डेटा के अंदर जो इन फाइलों में सेव है ये एक ही ऑब्जेक्ट का है, बट अलग अलग टुकड़ों में सेव है क्योंकि फाइल की कैपेसिटी फिक्स होती है। तो इन सब फाइलों में कोई इंटरलिंक नहीं है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा अलग अलग जगह सेव है। आपका नाम अलग फाइल में, आपकी एज अलग फाइल में, आपका प्रोफेशन अलग फाइल में, सारा डेटा आपका ये पर अलग अलग फाइलों में, और इंटरलिंक नहीं है आपस में। आपको इंडेक्स के थ्रू हर एक के ऊपर बाय वन करके जाना होगा। इंडेक्सिंग सिस्टम, जैसा मैं बता चुका हूँ कि इंडेक्सिंग सिस्टम को फॉलो करती है, लेकिन अगर इंडेक्स फाइल ही खो जाए, करप्ट हो जाए, कोई भी इशू हो जाए तो सारा डेटा ऑलरेडी लॉस्ट, फिर से सारा डेटा बनाना पड़ेगा, फिर से इंडेक्स फाइल बनानी पड़ेगी। लेंदी, जैसा मैं बता चुका हूँ कि प्रोसेस बहुत लेंदी है। पहले मुझे आपके नाम तक जाना है तो पहले इंडेक्स फाइल इंसर्ट करके F1 की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, फिर वहाँ पे मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से मुझे वापस अब आपकी एज जाननी हो तो फिर से इंडेक्स फाइल लॉगिन करनी होगी, लॉगिन करने के बाद फिर से मैं F2 फाइल का एड्रेस लूँगा, फिर वहाँ जाऊँगा। तो ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सामने दिख रहा है, इट्स अ वेरी टफ एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, इसे क्रिएट करना, ऑपरेट करना, मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज भी होना जरूरी है उसके लिए। अनस्टेबल क्यों, जैसा मैंने बताया कि सारा डेटा अलग अलग फाइलों में, एक भी फाइल गायब हो गई, मिस हो गई, या उसका एड्रेस खो गया है, इंडेक्स फाइल गायब हो गई, तो सब कुछ फिर से बनाना पड़ता था। इसके अलावा बार बार डेटा कॉपी होने का इशू था, क्योंकि एक ही फाइल को अगर दूसरी जगह वापस एक्सेस किया जाए तो उसकी कॉपी बन जाती थी, या एक भी फाइल को अपडेट करो तो पूरे सेट को अपडेट करना होता था तो फिर से कॉपी बन जाती थी, यानी मेन फाइल तो पड़ी हुई से उसकी कॉपीज बनती जा रही है। और इसके अलावा डेटा लॉस होने का भी बहुत चांसेस था, तो हाईली अनस्टेबल था। तो ये था फाइल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद में जो फाइल सिस्टम से थोड़ा सा इरिटेट होकर के, एक तरह से इरिटेट ही हम बोल सकते हैं कि लोगों, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ से इरिटेट नहीं होते हम उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर इंट्रोड्यूस किया गया हायरार्किकल डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल यहाँ पे जो ABCDEF ये सब जो है नोट्स कहलाते हैं। ये भी नोट्स हैं, ये वाले, ये सभी भी नोट्स है, बस शेप अलग अलग है पर ये सभी नोट्स हैं। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर क्या होता था, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है छोटे छोटे नोट्स में स्टोर करके रखा जाता था। कैसे, अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, फिर उसकी सैलरी यहाँ पे, फिर उसके बाद में उसका एड्रेस यहाँ पे, फिर उसकी एज यहाँ पे। लेकिन उसके लिए पता काम कैसे होता था, नाम डाल दिया मैंने राज, अब उसकी सैलरी तो यहाँ मैं लिखूंगा सैलरी और फिर इस वाले ब्लॉक में उसकी सैलरी डालूंगा। ठीक है, अब आप समझ रहे हो टेबल कितनी लेंदी हो रही है। फिर यहाँ पे उसकी एज और यहाँ नीचे वाले ब्लॉक में उसकी एज डालूंगा। ठीक है, तो इस तरह से, और अगर सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ तो ये तो प्रीवियस सैलरी होगी, न्यू सैलरी यहाँ डालूंगा। तो ये होते हैं ट्री स्ट्रक्चर्स, यानी डेटा जो ट्री स्ट्रक्चर की शेप को फॉलो करते हुए सेव होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हम भले कितने भी मॉडल्स डिस्कस कर ले, डेटा आज भी फाइल की फॉर्मेट में ही सेव होता है। बस फर्क क्या हो गया है कि अब इन फाइल्स तक पहुंचने का, इनको एक्सेस करने का तरीका बदल गया है, इसीलिए डेटाबेस वर्क में आते हैं। बाकी डाटा आज भी फाइल की फॉर्म में ही सेव होता है। ओके, तो अब इनकी बात करें, सबसे पहला टॉप डाउन अप्रोच होती थी हायरार्किकल डेटा मॉडल में।
टॉप से डाउन की तरफ आना होता था, यानी कि पहले यहाँ आना है फिर यहाँ हम आ सकते, डायरेक्टली नहीं आ सकते। ये टॉप डाउन अप्रोच जो है लेंदी डेटा को बहुत इरिटेट टाइप कंसेप्ट बना देती थी कि अगर हमें डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नहीं मिलती थी, हमें पूरा ट्री फॉलो करना होता था, हमें डायरेक्ट ई पे नहीं आ सकता, ए बी ई पे आना पड़ेगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ऊपर वाले नोड को पेरेंट बोलते हैं, उससे नीचे जो नोड जुड़े होते हैं उन्हें चाइल्ड बोलते हैं। तो ये पेरेंट, ये चाइल्ड नोड। अब यहाँ पे हम नीचे देखें तो ये दो और है, तो ये पेरेंट नोड बन गया और चाइल्ड नोड बन गए। तो इस सेट में ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, लेकिन इस सेट में ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। और ये लेवल्स कहलाते हैं, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। दो से ज़्यादा लेवल हो तो जो सबसे टॉप पे नोड है उसे रूफ नोड बोला जाता है। देन उसके बाद में वन टू मेनी रिलेशन, एक नोड मल्टीपल रिलेशन रख सकता है। ओके, अब इसका नुकसान क्या है मैं बता चुका हूँ। आपको किसी भी नोड तक आना हो तो आपको उसका सीक्वेंस पूरा फॉलो करना होता है। नो डायरेक्ट अप्रोच, जैसा मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट नहीं आ सकते, सीक्वेंस में आना पड़ेगा। लेंदी अगेन क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, नाम यहाँ डालो, सैलरी यहाँ डालो, फिर यहाँ पे सैलरी की वैल्यू डालो, फिर यहाँ डालो, यहाँ एज की वैल्यू डालो। इसी तरह से आप सोचो कितनी एक पर्सन की कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी सारी, तो कितना लंबा चौड़ा जो है कॉम्प्लेक्स और लेंदी स्ट्रक्चर बनेगा। एंड अगेन जैसा हम बोल चुका हूँ, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेटवर्क मॉडल्स आए। अब नेटवर्क मॉडल्स के अंदर बस एक ही सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था कि इसमें रिलेशन को एरो के थ्रू दिखाया गया था और इसके अंदर जो है डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर दी गई, यानी कि हम A to B, B to C, B to D एंड C to E, EF तक जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। कैसे? हमें A to E तक अगर हमें A to D तक आना होता है तो हम A से B और D तक आए, या फिर अलग से इंट्रोडक्शन देकर के एक नोड बना करके डायरेक्ट D पे हम रिट्रीव कर सकते हैं। पूरा यूनिक भी लेवल 2 क्रॉस करना ही होगा, हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ये डायरेक्ट अप्रोच कहलाता है। आप मतलब समझे, डायरेक्ट नाम और मुझे उसकी सैलरी जाननी है तो मुझे बीच वाले नोड पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा ही सैलरी वाली वैल्यू को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट रेंज दिखा दूंगा, मेरी सैलरी रेंज है। ओके, तो ये टॉप डाउन अप्रोच में चलती है। पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट, इसमें भी ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, यहाँ पे ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। दो लेवल से ज़्यादा होते ही तो ये आपका रूट नोड हो जाता है। उसके बाद में इसमें रिलेशंस कौन से अलाउड है? 1 to 1, ये देखिए 1 to 1, ठीक है। मैनी टू मैनी दिख रहा है आपको, एक जो है मल्टीपल से कनेक्टिविटी कर सकता है, एंड 1 to many जो ऑलरेडी चल ही रहा है। डायरेक्ट अप्रोच में बता चुका हूँ, डायरेक्टली आप किसी भी नोड तक पहुंच सकते हो, जिसके लिए आपको बाकी सारे लेवल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। एरोस के थ्रू रिलेशन दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअली डेटा के फ्लो को दिखाता है कि डेटा किस फ्लो में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं डी से जी की तरफ जाता हूँ, जो कि अलाउड है, हालांकि ये भी टॉप डाउन है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लेवल हटा दूं तो जी से डी की तरफ भी जा सकता है, तो ये एरो के थ्रू पॉसिबल होगा। इजी टू एक्सेस हियरार्किकल के मुकाबले ज़्यादा इजी था, लेकिन बहुत मैसिव था। क्योंकि जब मल्टीपल एरोज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपने गूगल मैप यूज़ किया होगा तो एक ही जगह पर जब मल्टीपल रास्ते क्रॉस होते हैं तो गूगल मैप पर कितना कॉम्प्लेक्स दिखता है, ये भी बिल्कुल उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन सबसे ऊपर टॉप पे फिर है रिलेशनल डेटा मॉडल्स। ओके, रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या, इसमें डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो किया जाता था। देखिए आपको काफ़ी ईजी आपके सामने, अलग अलग टेबल्स में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे एक ही टेबल में। मैं एग्जांपल देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पर्सन्स के नाम है राज, विकास, अभी। अब मैंने उनको आईडी दे दी 01, 02, 03। अब मुझे उनकी एज भी डालनी है, तो मैंने अलग से एक एज की टेबल बना दी, ये दी 23, 47, 16। पर कौन सी एज किसकी है, तो ये आईडी मैंने इधर भी इंट्रोड्यूस कर दी, तो इससे पता लग गया 01 किसकी है, राज की एज कितनी 23, 02 विकास की एज कितनी 47, अभी की कितनी है 16, इस तरह से। अब मुझे इनके अगर प्रोफेशन जानने हो तो मैंने एक और टेबल बना दी प्रोफेशन की, सीए, मैनेजर, स्टूडेंट। अगेन आईडी डाल दी, तो आईडी से क्लियर हो जाएगा सीए कौन है, 01, राज सीए है, ठीक है। स्टूडेंट कौन है, 03, अभी स्टूडेंट है। तो इस तरह से ये पूरा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। सारी डेटा टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है, कॉलम और रोज के अंदर, और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए इनको टपल्स बोला जाता है, इनमें डेटा स्टोर करके रखा जाता है। मल्टीपल टेबल्स आपस में यूनिक की कंसेप्ट की वजह से इंटरलिंक हो जाती है, तो डेटा क्रिएट करने में, मैनिपुलेट करने में बहुत ईजी होता है। इसमें हर तरह के रिलेशनशिप्स अलाउड है, 1 to 1, मैन टू वन, मैन टू मैनी, मैनी टू 1 to many। ये हम आगे पढ़ेंगे इन रिलेशन के बारे में और डिटेल में। डायरेक्ट अप्रोच, आप डायरेक्ट भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, आपको लेवल्स क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। यूनिक कीज, ये भी हम रिलेशनल मॉडल जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, किस टाइप के कंसेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं। बट ये यूनिक कीज जो है टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ये इजी है, स्टेबल है, बहुत ही इजीली क्रिएट, मैनेज, ऑपरेट हो सकता है। हाईली स्टेबल है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर। एक जगह पे नुकसान होने पर बाकी डेटा सुरक्षित होता है, उसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो बहुत सिक्योर्ड है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, एक तो इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही बहुत कॉस्टली आते हैं, दूसरा इसे यूज़ करने के लिए क्रिएटिव पीपुल्स होने चाहिए, ठीक है। जो इसे बना रहे हैं उन लोगों का हाईली क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो मल्टीपल या फिर लेंदी डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ सके, ठीक है। और अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की। तो जैसा हमने इसके अलग से वीडियो में बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल अलग से कोई मॉडल नहीं होता है, ये एक कंसेप्ट है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इस कंसेप्ट को लिया गया है और इसी को रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स के अंदर मिक्स कर दिया गया, तो इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल्स जो है वो बनने लगे। लेकिन वो दिखेंगे सेम बिल्कुल इसी तरह से, बस कुछ कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आपको ये मॉडल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ हैं, जैसा मैं बोल चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो अब अगर हम आगे बात करें DBMS के हिस्ट्री की, ठीक है, तो 1960s के पहले जैसे मैंने बताया था पेपर्स पे सब डेटा रिकॉर्ड करके रखा जाता था और ये मैनुअल प्रोसेस था। टीमें हायर करी जाती थी जो पेपर पे बस खाली डेटा रिकॉर्ड का काम करती थी, मैनिपुलेशन का, ऑपरेट का, कोई डेटा सर्च करके निकालने का, ये सब काम मैन पावर से होता था। बट इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत मैन पावर लगती थी, बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस था और हाईली वेनरेबल। क्यों? पेपर से डैमेज हो जाते, वक्त के साथ खुद ही फेड हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है पेपर्स के साथ में, तो उन्हें सिक्योर करके रखना भी बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। तो उसके बाद में फाइनली जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए तो 1960 से 70s के बीच में दो मेजर चेंज आए। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप्स या डिस्क काम में आती थी, जैसे मैं बता चुका हूँ मैग्नेटिक टेप कैसेट की तरह होती है, ठीक है। तो उसके अंदर डेटा को पंच कार्ड्स के मदद से जो है स्टोर किया जाता था। अब ये पंच कार्ड क्या होते हैं इसके लिए अलग से पूरा हम वीडियोस बना के आपको बताएंगे, लेकिन पंच कार्ड्स की मदद से इनपुट दिए जाते थे। ये उतना सक्सेसफुल सिस्टम नहीं था बट पेपर के मुकाबले ठीक था। लेकिन फाइनली जब हार्ड डिस्क, सॉलिड डिस्क बनाई जाने लगी, उसके बाद में फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि फाइल सिस्टम क्या था, डेटा को छोटे छोटे फाइल सेगमेंट में स्टोर करके मेमोरी में सेव करना। तो इसके लिए कोई इंडिविजुअल सिस्टम नहीं था या कोई कंपनी ने अलग से इंडिविजुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि जो कंपनी कंप्यूटर्स बना रही थी उन्होंने ये सिस्टम डायरेक्ट देना शुरू किया था। अब अगर हम उसके बाद में बात करें 1966 की, यहाँ पर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बहुत ही फेमस कंपनी है, सभी ने इसका नाम सुना होगा। इन्होंने अपना सबसे पहला हियरिकल डेटाबेस मॉडल के ऊपर बेस्ड डेटाबेस इंट्रोड्यूस किया, DBMS इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हियरिकल मॉडल था, फाइल सिस्टम से बिल्कुल ही सेपरेट। IMS के बाद में 1971 में DBTG डेटाबेस टास्क ग्रुप, ये कंपनी है जिसके फाउंडर थे चार्ल्स बेचमैन। उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में CODASYL अप्रोच कहा जाता है। आप इसे कोडा सेल अप्रोच भी कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए DBTG ने सबसे पहले एक ट्रायल सिस्टम बनाया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, IDS, और उससे इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने आगे उसका अपडेटेड वर्जन बनाया IDMS, इंफॉर्मेशन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों ही मॉडल्स नेटवर्क डेटा मॉडल को फॉलो करते थे और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, क्योंकि इससे पहले जो IMS आया था वो हायरार्किकल डेटा मॉडल था, जो उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर करके ये नेटवर्क मॉडल इंट्रोड्यूस किए गए। देन 1973 में इंजर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने डेवलप किया था, मिस्टर एंजन वोंग और मिस्टर माइकल स्टोनब्रेकर के गाइडेंस में, इंजर्स एक बहुत ही फेमस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल था जो कि 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 1979 तक आते बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। इसमें एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, क्यूएल, QUEL, क्यूएल। ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि SQL उसका एक प्री वर्जन था। क्यूएल से इंस्पायर होकर के ही IBM ने SQL डेवलप किया था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बात करें 1974 की, IBM ने इंजस को टक्कर देने के लिए सिस्टम R इंट्रोड्यूस किया, ये भी एक रिलेशनल मॉडल था। उसके बाद में 1976 में मिस्टर पीटर चैन ने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दिया। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में बता दूं, डेटाबेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट शामिल किया जाए, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, वो डेटाबेस के लिए एंटिटी होता है। जैसे कि मार्कर मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस के लिए एंटिटी है। मेरा मोबाइल मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस के लिए वो एक एंटिटी है। तो एंटिटी, अलग अलग एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशंस हैं, इन्हें कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में बताया गया। इसके बाद से डेटाबेस में काफ़ी चेंजेस आए। 1978 में ओरेकल वर्जन 1, मिस्टर लैरी एलिसन, जिनकी ओरेकल कंपनी थी, उन्होंने ओरेकल वर्जन 1 डेटाबेस इंट्रोड्यूस किया। 1979 में IBM ने SQL बेस्ड SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए SQLDS, जिसे बाद में IBM DB2 नाम से भी जाना जाने लगा, डेटाबेस
जो है मार्केट में लॉन्च किया। उसी साल इन 1979 में ही मिस्टर लैरी एलिसन ने अपना ओरेकल वर्जन 2 भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। ओरेकल वर्जन 2 उस समय तक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। 1980s में लोटस 123 नाम की स्प्रेडशीट जो कि लोटस सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन ने बनाई थी, ये भी काफ़ी फेमस हुई। स्प्रेडशीट कुछ एक्सेल की तरह होती है कि आपने MS एक्सेल देखा होगा। इसको कितना भी ज़्यादा स्प्रेड किया जा सकता है, ये काफ़ी लंबी और चौड़ी होती है। हमें तो छोटी सी स्क्रीन में दिखता है, पर इसकी लेंथ और हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे बड़े बड़े डेटाबेस बनाए जा सकते हैं। प्लस इसके अंदर फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं। उसी समय मिस्टर सी वैन रैटक्लिफ ने DBase नाम से एक डेटाबेस मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और ये अचानक ही बहुत ही तेज़ी से मार्केट में फेमस होने लग गया, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एडवांस फंक्शंस दिए गए थे। यूनिक की, जैसे कि प्राइमरी फॉरेन की, जो कि पहले वाले मॉडल्स में भी थे, बट यहाँ पे उन्हें काफ़ी इजी वे में पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था। इसीलिए उस समय एकदम बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लग गया था। अब उसके बाद में अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 2000 तक, इस समय तक यूँ तो कई डेटाबेस मॉडल्स मार्केट में आए, बट जो सबसे मेन चेंज आया था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये मार्केट में आ चुकी थी। जैसा कि मैंने इसके मॉडल में आपको बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर कि सिर्फ वही चीज़ें कस्टमर को दिखानी है जो उसके काम की है, जो काम की नहीं है वो हटा देनी है, ताकि ऑब्जेक्ट उसके लिए ईजी हो जाए। इस कंसेप्ट को डेटाबेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और इसी बेस पे एक मॉडल बनाया गया, जिसे शॉर्ट में ORMS बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सिस्टम। तो इस कंसेप्ट को सभी कंपनियों ने अप्लाई किया और उसके बेस पे अपने अपने मौजूदा DBMSs के अंदर उन्होंने चेंजेस किए। फिर बात करते हैं हम 2000 की। 2000 में XML एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, NoSQL, न्यू SQL ये मार्केट में आ चुकी थी और इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल की पूरी सूरत ही बदल के रख दी। इसे इतना ज़्यादा इजी कर दिया गया। जैसे कि अगर हम बात करें NoSQL की, तो इसने SQL में जो टेबल्स बनती है, जहाँ टेबल्स कैसे बाउंड होती है, उस बाउंडेशन को ही ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है वो जानते हैं कि सी के मुकाबले अगर हम बात करें पर्ल लैंग्वेज की, जो कि सी से ही इंस्पायर्ड है, तो पर्ल में हम डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं, कोई कोड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किया गया था NoSQL में। डायरेक्ट आप जो है जिस तरह का आप कंसेप्ट चाह रहे हैं सीधा अप्लाई कर सकते हैं, बाउंडेशन से फ्री हैं। न्यू SQL इज़ अ कंप्लीट न्यू पैटर्न, जो कि NoSQL XML अभी तक के सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करके बनाई गई है। तो ये था DBMS का इतिहास, जो हमने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें 1960 से लेकर के अभी तक के टाइम पीरियड की, और भी कई तरह के डेटाबेसेस आए थे अस्तित्व में, जिन्हें अलग अलग कंपनियां, अलग अलग डायरेक्ट प्राइवेट फंडर्स या फिर डायरेक्ट प्राइवेट प्रोग्रामर्स जो है, डेवलपर्स जो है, वो मार्केट में लेकर के आए थे, पर इनमें से बहुत कम ही सक्सेसफुल हो पाए। तो हम उन सभी को ये नहीं कह रहे हैं कि वो अनसक्सेसफुल रहे, सभी का अपना अपना रोल था जिसने आने वाले डेटाबेस को वो ज़्यादा बेहतर बनाया। तो हमने शॉर्ट में आपको मेजर जो इंसिडेंट हुए थे पिछले 1960 से लेकर अभी तक डेटाबेस के इतिहास में, वो हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने आपको आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करी होगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, कोई भी सजेशन या फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में अपडेट रहें। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं हमने नोट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, आप लिंक से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए केजी प्रोग्रामर्स की तरफ से इतना ही। मैं हूं जितेंद्र अजमेरा। गुड बाय।